प्यारे साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल परीक्षा दर्शिका में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग 1 से 50 तक के प्रश्न जो सिर्फ आदिकाल के ही सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है उसे करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल आदिकाल का समय क्या मानते हैं। दोस्तों, हिंदी साहित्य के काल विभाजन का सबसे ठोस प्रयास किसी ने किया है तो वो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने हिंदी साहित्य के 900 वर्षों की परंपरा को 4 कालों में विभाजित किया। 4 काल ये कौन थे तो वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। दोस्तों, रामचंद्र शुक्ल ने आदि काल को वीरगाथा काल नाम दिया और अगर इसका समय सीमा देखें इनके अनुसार तो आदि काल वीरगाथा काल का समय सीमा इन्होंने 1050 से 1375 संवत माने हैं। संवत। भक्ति काल का 1375 से 1700 संवत। रीति काल का 1700 से 1900 संवत और आधुनिक काल का 1900 संवत से अब तक। इस तरह इनका काल विभाजन और इसकी समय सीमा है। दोस्तों इनका काल विभाजन वैज्ञानिक तो था ही, साथ ही पूर्व के विद्वान द्वारा किए गए काल विभाजन की जटिलता से मुक्त भी था। तो इस तरह से इन्होंने आदिकाल का समय क्या माना है 1050 से 1375 संवत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भाषा काव्य संग्रह के लेखक कौन है। तो भाषा काव्य संग्रह के लेखक हैं महेश दत्त शुक्ल। दोस्तों, इनकी यह ग्रंथ 1873 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इस पुस्तक के प्रकाशन से ही हिंदी में लिखित हिंदी इतिहास का प्रथम ग्रंथ इसे समझा जा रहा था, परंतु ये जो पुस्तक है मात्र संग्रह ग्रंथ बनकर रह गया, क्योंकि दोस्तों इसमें काल क्रम का ध्यान नहीं रखा गया। चलिए, कामता प्रसाद गुरु कौन थे। तो दोस्तों ये हिंदी भाषा के व्याकरण के विशेषज्ञ थे। दोस्तों, इनका व्याकरण रूप इतना प्रबल था कि वे व्याकरण के पाणिनि कहे जाने लगे। यदि क्वेश्चन पूछ भी दे ऑप्शन में रहे व्याकरण का पाणिनि निम्न में से कौन है तो इन्हें कहा जाता है व्याकरण के पाणिनि। मिश्र बंधु कौन थे। दोस्तों इसके बारे में पिछले वीडियो में भी हम बताए थे कि ये 3 भाई थे, गणेश बिहारी। इसका नाम भी पूछ दिया जाता है इसलिए मैं बता देती हूँ फिर से, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। तो ये 3 भाई थे। ये लोग किसी भी प्रकार की रचना साथ मिलकर किया करते थे। इनकी प्रसिद्ध एक ग्रंथ है मिश्र बंधु विनोद। लिख देती हूँ यहाँ पे, मिश्र बंधु विनोद। ये किसकी रचना है, मिश्र बंधु की रचना है। जॉर्ज ग्रियर्सन कौन थे। तो दोस्तों इन्होंने हिंदी साहित्य के काल विभाजन का पहला प्रयास किया है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। इनके ग्रंथ का नाम है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। अगला प्रश्न है, ग्रियर्सन ने आदिकाल को क्या कहा है। दोस्तों ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन तो पक्का समझिए, किसने आदिकाल को क्या क्या नामकरण दिया। तो चलिए देखते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल को क्या कहा है। तो दोस्तों आदिकाल को इन्होंने चारण काल कहा है। ये सब आदिकाल के नामकरण हैं, आरंभिक काल, प्रारंभिक काल, चारण काल, बीज वपन काल। तो देख लेते हैं सभी को। आरंभिक काल किसने कहा है, आरंभिक और प्रारंभिक काल ये मिश्र बंधु के द्वारा दिया गया नाम है, मिश्र बंधु। इनके विषय में तो ऊपर बताए हैं क्वेश्चन में। और चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा दिया गया नामकरण है। बीज वपन काल इनके ये किसने दिए, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनके द्वारा ये दिया गया नामकरण है आदिकाल का बीज वपन काल।
ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारण काल कहा है दोस्तों। अगला प्रश्न है, आदिकाल को आरंभिक काल किसने कहा? आदिकाल को आरंभिक काल किसने कहा दोस्तों? अभी अभी देखे हैं, मिश्र बंधु ने कहा। और दोस्तों राहुल सांकृत्यायन इन्होंने आदिकाल को क्या कहा? तो इन्होंने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा। सिद्ध सामंत काल। राम कुमार वर्मा ने क्या कहा? तो इन्होंने संधि काल और चारण काल कहा। संधि काल एवं चारण काल। मुक्तिबोध, तो दोस्तों ये आदिकाल के कवि थे। इन्होंने आदिकाल के नामकरण के विषय में विशेष रुचि नहीं लिए। अगला प्रश्न है, आदिकाल को बाल्यावस्था काल किसने कहा? तो आदिकाल को बाल्यावस्था काल किसने कहा है? रमा शंकर शुक्ल रसाल ने कहा है दोस्तों। इन्होंने आदिकाल को बाल्यावस्था काल कहा है। वासुदेव सिंह कौन थे दोस्तों? तो ये आधुनिक हिंदी कविता के प्रगतिशील लेखकों में से एक थे। इनका एक नाम और था, त्रिलोचन शास्त्री। त्रिलोचन शास्त्री। मोहन अवस्थी, दोस्तों ये हिंदी भाषा के मशहूर आधुनिक कवियों में से एक है। मिश्र बंधु के विषय में तो देखे ही हैं, अभी ये 3 भाई थे। अगला प्रश्न है, आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा है? तो दोस्तों आदिकाल को वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल के द्वारा दिया गया नाम है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी इन्होंने आदिकाल कहा है। आदिकाल इन्होंने ही नामकरण दिए हैं। और नगेंद्र, दोस्तों ये आदिकाल कहे हैं, ये भी आदिकाल ही माने हैं। शंभुनाथ, शंभुनाथ दोस्तों ये कौन थे? तो ये हिंदी लेखक थे, साथ ही स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक कार्यकर्ता भी थे ये। अगला प्रश्न है दोस्तों, राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को क्या कहा है? तो इन्होंने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है। बीज वपन काल किसके द्वारा दिया गया नामकरण है दोस्तों? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी। कला काल किसने कहा? तो ये रीति काल का नामकरण है। रीति काल का ये नामकरण है। और ये किसके द्वारा दिया गया है? रमा शंकर शुक्ल रसाल के द्वारा। रमा शंकर शुक्ल रसाल। सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन के द्वारा दिया गया काल है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को क्या कहा है? तो इन्होंने आदिकाल को संधि काल और चारण काल दोनों कहा है। चारण काल और संधि काल, इस तरह से ऑप्शन सी हो जाएगा दोनों। अगला प्रश्न है, गणपति चंद्र गुप्त ने आदिकाल को क्या कहा? तो गणपति चंद्र गुप्त ने आदिकाल को क्या कहा? तो इन्होंने आदिकाल को शून्य काल और प्रारंभिक काल कहा है दोस्तों। शून्य काल और प्रारंभिक काल, इस तरह से ऑप्शन सी हो जाएगा दोनों। दोस्तों एक चीज याद रखिएगा, आदिकाल को प्रारंभिक काल और किसने कहा? तो मिश्र बंधु इन्होंने भी आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा। चलिए अगला प्रश्न इसी तरह देखते हैं, आदिकाल को अंधकार काल किसने कहा है दोस्तों? तो आदिकाल को अंधकार कमल कुलश्रेष्ठ ने कहा है। और वासुदेव सिंह इनके विषय में तो देखे ही थे, त्रिलोचन शास्त्री इनका उपनाम था। राम प्रसाद सिंह ये कौन थे? तो दोस्तों इन्हें मगही साहित्य के भारतेंदु कहा जाता है। इन्हें मगही साहित्य के भारतेंदु किसे कहा जाता है? तो राम प्रसाद सिंह को। बच्चन सिंह इन्होंने आदिकाल को क्या कहा? तो इन्होंने आदिकाल को अपभ्रंश काल कहा है। अपभ्रंश काल। आदिकाल को अंधकार काल कमल कुलश्रेष्ठ ने कहा है दोस्तों। अगला प्रश्न है, आदिकाल को आविर्भाव काल किसने कहा है दोस्तों? तो डॉक्टर राकेश और शैलेश जैदी इन दोनों ने माना है आदिकाल को आविर्भाव काल। इस तरह से ऑप्शन सी हो जाएगा दोनों। नेक्स्ट प्रश्न है, आदिकाल को उद्भव काल किसने कहा है? तो दोस्तों आदिकाल को उद्भव काल वासुदेव सिंह के द्वारा दिया गया ये नामकरण है। इसी का नाम बताए थे ना, त्रिलोचन शास्त्री। त्रिलोचन शास्त्री। चलिए अगला
प्रश्न देखते हैं, आदिकाल को आधार काल किसने कहा है? तो दोस्तों आदिकाल को आधार काल मोहन अवस्थी के द्वारा दिया गया नामकरण है। नेक्स्ट देखते हैं, आदिकाल को जय काव्य काल किसने कहा है? आदिकाल को जय काव्य काल किसने कहा है? तो ये है रमाशंकर शुक्ल रसाल। अगला है, आदिकाल को वीर काल किसने कहा? यहाँ वीर काल होगा दोस्तों, यहाँ पे वीर काल। तो आदिकाल को वीर काल किसने कहा है? तो आदिकाल को वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है दोस्तों। और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल को वीर काल कहा है। इसी तरह अगला प्रश्न देखते हैं, आदिकाल को संक्रमण काल किसने कहा है? तो आदिकाल को संक्रमण काल रामविलास शर्मा ने कहा है दोस्तों। रामविलास शर्मा कौन थे? तो ये आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध आलोचक, निबंधकार और विचारक कवि थे। मुक्तिबोध, इनका पूरा नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध। इनका उपनाम देकर कभी कभी आपसे पूरा नाम पूछ दिया जाएगा। मुक्तिबोध का पूरा नाम तो गजानन माधव मुक्तिबोध इनका उपनाम है दोस्तों। त्रिलोचन, इनके विषय में तो बताया ही है ऊपर के प्रश्नों में आपको कि इनका मूल नाम क्या था? वासुदेव सिंह इनका मूल नाम था। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन माना जाता है? तो दोस्तों खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाला प्रथम कवि अमीर खुसरो थे। और कबीर दास और सूरदास ये तो भक्ति काल के कवि हैं। हरिऔंध, इनका पूरा नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध था दोस्तों। इन्होंने खड़ी बोली का पहला महाकाव्य लिखा और उसका नाम क्या था? प्रिय प्रवास इनकी प्रसिद्ध रचना है, प्रिय प्रवास। तो इस तरह दोस्तों अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग हुआ है दोस्तों। खड़ी बोली का प्रथम कवि यदि क्वेश्चन पूछा जाए, पूछ दे कवि, खड़ी बोली के प्रथम कवि, तो आप अमीर खुसरो सही कीजिएगा। अमीर खुसरो। यदि खड़ी बोली का महाकवि पूछे, महाकवि, तो वो हो जाएंगे ये हरिऔंध। इस तरह से आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया, तो इन्होंने अपभ्रंश को क्या नाम दिया? तो दोस्तों इन्होंने अपभ्रंश को देश भाषा कहा है। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है? तो दोस्तों भविष्यत कहा जो है ये लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है। और ये किसकी रचना है दोस्तों? तो ये धनपाल की रचना है, धनपाल। और योगसार और परमात्म प्रकाश ये जोइंदू की रचना है। पाहुड़ दोहा ये किसकी रचना है दोस्तों? तो ये मुनि राम सिंह की रचना है, मुनि राम सिंह। तो इस तरह से हम लोग देख लिए। नेक्स्ट देखते हैं, चंदन बाला रास के रचयिता कौन है? तो चंदन बाला रास के रचयिता हैं आशुगु कवि। जिनदत्त सूरी की रचना क्या है दोस्तों? तो इनकी रचना है उपदेश रसायन रास। जिन धर्म सूरी की रचना क्या है? तो स्थूली भद्र रास। विजय सेन की रचना है रेवंत गिरी रास। इस तरह से आप यहाँ भी देख लीजिए, जिन धर्म सूरी की रचना है स्थूली भद्रास, विजय सेन सूरी की रचना है रेवंत गिरी रास, जिनदत्त सूरी की रचना है उपदेश रसायन, और चरचरी काल स्वरूप कुलाक, ये सब इनकी रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है दोस्त, पृथ्वीराज रासो कितने सर्ग है? इसमें कितने सर्ग हैं पृथ्वीराज रासो में? तो इसमें 69 सर्ग है दोस्तों। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो जानते ही हैं, चंद्रबरदाई है। इसमें 69 समय और 68 प्रकार के छंद का प्रयोग किया गया है। समय या सर्ग एक ही है दोस्तों।
और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं चंदबरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि और उनकी रचना पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है दोस्तों। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? तो दोस्तों राहुल सांकृत्यायन सरहप्पा का समय 769 ईस्वी मानते हुए हिंदी का पहला कवि घोषित किया। इस तरह से सरहप्पा हो जाएंगे राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हिंदी के पहले कवि। चंदबरदाई कौन थे? तो ये आदिकालीन कवि थे, आदिकालीन कालीन कवि थे। और लुइपा ये कौन थे फ्रेंड्स? तो ये 84 सिद्धों में इनका सबसे ऊंचा स्थान माना जाता है दोस्तों। ये सिद्ध थे और इनका स्थान सबसे ऊंचा माना जाता है सिद्धों में लुइपा का दोस्तों। सरहप्पा तो इनके विषय में देख ही लिए हैं नीचे। और फ्रेंड्स सिद्ध संप्रदाय का शुरुआत इन्हीं से माना जाता है। ये पहले सिद्ध योगी थे। राहुल सांकृत्यायन इन्हें हिंदी का पहला कवि माने हैं और इनकी रचना है दोहा कोश, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध रचना है दोहा कोश। और सबरप्पा कौन थे? तो दोस्तों ये भी सिद्ध थे और सरहप्पा से इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की और इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है चर्यापद। चर्यापद इनकी महत्वपूर्ण ग्रंथ है दोस्तों। अगला प्रश्न है, आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहप्पा में ही दिखाई देता है, यह कथन किसका है? तो ये कथन किसका है दोस्त? तो बच्चन सिंह का है ये कथन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी रचना शिलांकित है? तो दोस्तों ये हो जाएगा राउलवेल। दोस्तों राउलवेल रचना रोडा नामक कवि ने की। इसके रचनाकार कौन है? रोडा कवि इनके रचनाकार हैं। और यह रचना 10 से 11वीं शताब्दी में लिखित गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य है। दोस्तों चंपू काव्य किसे कहा जाता है? जो रचना गद्य और पद में मिश्रित होती है तो उसे चंपू काव्य कहा जाता है। और देख लेते हैं, नखशिख वर्णन की श्रृंगार परंपरा का आरंभ राउलवेल से ही माना जाता है। तो दोस्तों नखशिख वर्णन की जो श्रृंगार परंपरा है उसका आरंभ राउलवेल से ही माना जाता है। और वर्ण रत्नाकर किसकी रचना है? तो दोस्तों ये ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना है। ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसकी रचना है दोस्तों? तो ये दामोदर शर्मा की रचना है। दामोदर शर्मा इसके रचनाकार है। और ये क्या है दोस्तों? तो ये व्याकरण ग्रंथ है, व्याकरण ग्रंथ है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। वर्ण रत्नाकर मैथिली भाषा में, ये जो है वर्ण रत्नाकर ये मैथिली भाषा में है और ये किसकी रचना है? ज्योतिरीश्वर ठाकुर की। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के कौन है लेखक? दामोदर शर्मा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, पृथ्वीराज रासों में प्रमुख रस कौन है? तो इसमें कौन सा प्रमुख रस है? तो इसमें वीर और श्रृंगार रस प्रमुख है दोस्तों, वीर और श्रृंगार रस। पृथ्वीराज रासो को उसके पुत्र थे, उनका नाम था जलहर। चंदबरदाई के पुत्र थे जलहर, उन्होंने पूरा किया है पृथ्वीराज रासो को। और पृथ्वीराज रासो सुक सुकी संवाद में रूप में है ये रचित। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वीराज रासो किस में है? तो ये सुक सुकी संवाद के रूप में ये है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राम कुमार वर्मा हिंदी का प्रथम कवि किसे मानते हैं? तो ये हिंदी का प्रथम कवि स्वयंभू को मानते हैं। सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है दोस्तों? तो राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन इन्होंने सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। पुष्पदत्त इन्हें शिव सिंह सेंगर इन्हें मानते हैं हिंदी का प्रथम कवि। शिव सिंह सेंगर। स्वयंभू को तो देख लिए, रामकुमार वर्मा। चंदबरदाई को किसने हिंदी का प्रथम कवि माना है? तो रामचंद्र शुक्ल ने। तो इस तरह से देख लिए दोस्तों। और ये VVI क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है किसने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है। चलिए अगला प्रश्न है, सिद्धों की वाणियों को हिंदी काव्य धारा के नाम से किसने संग्रहित किया? तो सिद्धों की वाणियों को हिंदी काव्य धारा के नाम से किसने संग्रहित किया? राहुल सांकृत्यायन ने।
दोस्तों महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री के द्वारा संपादित बौद्ध गान ओ दोहा में सरहप्पा और कृष्णाचारी का दोहा संग्रहित है। अगला देखते हैं दोस्तों, रचना और रचनाकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। नेमिनाथ चरियू, ये हरिभद्र सूरी की रचना है। पाहुड़ दोहा, राम सिंह प्रबंध चिंतामणि, ये नहीं है दोस्तों। इसके रचनाकार कौन है? प्रबंध चिंतामणि के मेरु तुंगाचार्य, मेरु तुंगाचार्य प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार है। भविष्यत का, ये धनपाल की रचना है। इस तरह से हम लोग देख लिए यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न है, आदिकाल के किस कवि ने खड़ी बोली में रचना की है? तो देख लेते हैं दोस्तों, आदिकाल के किस कवि ने किए? तो अमीर खुसरो थे ये। अमीर खुसरो की रचनाएं क्या है? तो खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने गजल। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था दोस्तों? अबुल हसन था इनका वास्तविक नाम। और ये किसके शिष्य थे? खुसरो किसके शिष्य थे? तो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे ये दोस्तों। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यह कथन किसका है? तो ये VVI प्रश्न है दोस्त, आदिकाल के VVI क्वेश्चन है। ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, यह कथन किसका है? तो यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है दोस्तों। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य को समाज का दर्पण कहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य को समाज का दर्पण कहा है। और अंतःकरण की वृत्तियों के चित्त का नाम कविता इन्होंने दिया है दोस्तों। तो इस तरह से ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अलवार संतों की संख्या कितनी मानी गई है? तो अलवार संतों की संख्या है 12। दोस्तों अलवार कौन थे? तो ये तमिल कवि संत थे और इनके पदों का संग्रह दिव्य प्रबंध कहलाता है दोस्तों। इनके पदों का संग्रह क्या कहलाता है? दिव्य प्रबंध। चलिए अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या है? तो पृथ्वीराज रासो की भाषा डिंगल है फ्रेंड्स, डिंगल। और डिंगल भाषा किसे कहते हैं? तो ये अपभ्रंश और राजस्थानी के मिश्रित रूप को डिंगल भाषा कहा जाता है। और पिंगल किसे कहते हैं दोस्तों? तो पिंगल ये अपभ्रंश और ब्रज भाषा, अपभ्रंश और ब्रज भाषा मिश्रित रूप को पिंगल कहा जाता है दोस्तों। तो इस तरह से ध्यान में रखिएगा। पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या है? तो डिंगल भाषा है पृथ्वीराज रासो की। अब यहाँ पे दिया हुआ है, अपभ्रंश राजस्थानी की मिश्रित रूप को डिंगल कहते हैं, अपभ्रंश और ब्रजभाषा के मिश्रित रूप को पिंगल कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है? तो दोस्तों ये है बिसलदेव रासो। हमीर रासो के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं सारंगधर। इसमें हमीर रासो में फ्रेंड्स रणथंभौर के राणा होते हैं हमीर, उनका चरित्र का वर्णन किया गया है हमीर रासो में। राउलवेल के रचनाकार कौन है? तो रोडा कवि इसके रचनाकार है दोस्तों। ये हिंदी भाषा की नखशिख परंपरा का आरंभिक ग्रंथ है राउलवेल। बिसलदेव रासो, इसके रचनाकार कौन है? नरपति नाल। इसमें रानी राजमती और बिसलदेव राजा होते हैं, बिसलदेव तृतीय, उनका विवाह और वियोग पुनर्मिलन की कथा है दोस्तों। भारतेश्वर बाहुबली रास किसकी रचना है? तो ये है, इनके रचनाकार हैं शालिभद्र सूरी इसके रचनाकार हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी में 12 मासा का सर्वप्रथम वर्णन किस रचना में मिलता है? ये VVI क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये बिसलदेव रासो में मिलती है दोस्तों। 12 मासा किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? तो इसमें नायक नायिका के विरह मिलन की क्रियाओं का चित्रण किया जाता है। इसमें गीतों के माध्यम से 12 महीनों की प्राकृतिक विशेषताओं का वर्णन किसी गृहिणी के मुख से कराया जाता है फ्रेंड्स। और इस गीत में वह अपनी दशा को हर महीने की खासियत के साथ जोड़कर गाती है। यही 12 मासा वर्णन हुआ फ्रेंड्स।
नेक्स्ट है फ्रेंड्स, गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति कौन सी है? तो ये है राउलवेल फ्रेंड्स। इसके कवि कौन है? रोडा कवि इसके हैं, रोडा कवि। परमात्म प्रकाश किसकी रचना है? तो ये जोइंदू की रचना है, जोइंदू की रचना है। वर्ण रत्नाकर, इसके रचनाकार कौन है? ज्योतिरीश्वर ठाकुर, ज्योतिरीश्वर ठाकुर। उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसकी कृति है? तो इसके रचनाकार है दामोदर दास, दामोदर शर्मा, सॉरी, दामोदर शर्मा। और उक्ति व्यक्ति प्रकरण क्या है? तो ये व्याकरण ग्रंथ है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, राउल बेल में कितनी बोलियों का चित्रण मिलता है? तो इसमें 7 बोलियों का चित्रण मिलता है। रोडा कवि की रचना है, रोडा कवि, ऊपर भी बताए थे रोडा कवि है। नेक्स्ट देखते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी किसे हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं? दोस्तों ये अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। इधर सरहप्पा, सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो राहुल सांकृत्यायन ने, राहुल सांकृत्यायन ने। स्वयंभू को किसने माना है दोस्तों? तो राम कुमार वर्मा ने, राम कुमार वर्मा। पुष्पदंत को शिवसी सेंगर थे, सेंगर, इन्होंने माना है। तो इस तरह से ये ध्यान में रखिएगा, ये भी VVI क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आचार्य शुक्ल ने रासो शब्द का संबंध किस शब्द से माना जाता है? तो रसायन शब्द से माना जाता है। रासो शब्द का संबंध इन्होंने रसायन शब्द से माना है। और रास शब्द से किसने माना है? तो उनका नाम था नंदू दुलारे वाजपेयी, नंद दुलारे वाजपेयी, दुलारे वाजपेयी। रासो शब्द की उत्पत्ति रास से नंद दुलारे वाजपेयी मानते हैं। चलिए आगे देखते हैं, बच्चन सिंह ने किस कवि को हिंदी का जातीय कवि कहा है? तो बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है, विद्यापति हो जाएगा आंसर। और विद्यापति कौन थे दोस्तों? इन्हें तो मैथिल कोकिल भी कहा जाता है, ये तो जानते ही होंगे किसे मैथिल कोकिल कहा जाता है? विद्यापति को। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति श्रृंगार रस का सिद्ध वाक कवि कहा है, विद्यापति को। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्ध वाक कवि कहा है, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, विद्यापति के गुरु का क्या नाम था? तो इनके गुरु का नाम था पंडित हरि मिश्र। विद्यापति के गुरु का नाम था पंडित हरि मिश्र। विद्यापति किसके दरबारी कवि थे दोस्तों? तो ये विद्यापति जो हैं कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। विद्यापति बिहार के दरभंगा जिले के बिपसी गांव के निवासी थे। इनकी प्रमुख रचनाएं देख लें तो कीर्ति लता, कीर्ति पताका, गंगा वाक्यावली, शैव सर्वस्व इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन, पुष्पदंत को भाका की जड़ किसने कहा है? तो शिवसी सेंगर ने इन्हें कहा है। शिवसी सेंगर ने पुष्पदंत को भाका की जड़ कहते हुए हिंदी का प्रथम कवि स्वीकारा है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बिसलदेव रासो की नायिका का क्या नाम है फ्रेंड्स? तो इनकी नायिका का नाम है राजमती होगा, इनकी यहाँ पे गलत दिया हुआ है, यहाँ ऑप्शन सी होगा। चलिए दोस्तों, पिछले प्रश्न में भी देखे थे कि यह आदिकाल के जो रासो ग्रंथ है उसमें श्रेष्ठ कृति है ये बिसलदेव रासो। और इसमें जो है भोज परमार की पुत्री होती है राजमती, भोज परमार की पुत्री होती है राजमती, और अजमेर के चौहान राजा होते हैं बिसलदेव। उनकी विवाह, वियोग और पुनर्मिलन की कथा है इसमें। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, बिसलदेव रासो कितने खंडों में विभक्त है? तो ये 4 खंडों में विभक्त है फ्रेंड्स। प्रथम खंड में बिसलदेव और राजमती के विवाह का वर्णन है। दूसरे में राजमती के किसी बात से बिसलदेव गुस्सा होकर उड़ीसा चले जाते हैं और वहाँ 12 माह तक रुकते हैं। तृतीय खंड में राजमती के विरह का 12 मासा का वर्णन है। चतुर्थ में भोज परमार अपनी पुत्री को घर ले जाते हैं और बिसलदेव द्वारा फिर उसे अजमेर लाया जाता है। इस तरह से वर्णन है बिसलदेव रासो के 4 खंड में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित सिद्धों और नाथों में सबसे पुराने कौन थे? तो इसमें सबसे पुराने तो मच्छंदर नाथ है। और दोस्तों इनके गुरु से प्रश्न पूछा जाता है तो याद रखिएगा, मच्छंदर नाथ के गुरु थे दत्तात्रेय, दत्तात्रेय। और गोरखनाथ के गुरु थे मच्छंदर नाथ, मच्छंदर नाथ इनके गुरु थे।
और हिंदी में सिद्ध संप्रदाय के बाद दोस्तों नाथ संप्रदाय है और इसके प्रवर्तक यही थे, गोरखनाथ। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? तो पतंजलि ने की है। और पतंजलि जो है प्राचीन भारत के ये मुनि थे। इन्होंने संस्कृत के अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की, जिसमें योग सूत्र, इनका योग सूत्र प्रसिद्ध ग्रंथ है। और भामा कौन थे फ्रेंड्स? तो ये संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध आचार्य थे। अलंकार शास्त्र के ये प्रथम आचार्य माने जाते हैं। और राजशेखर कौन थे फ्रेंड्स? तो ये काव्य शास्त्र के पंडित थे। ये काव्य शास्त्र के, काव्य मीमांसा इनकी प्रसिद्ध रचना है। काव्य मीमांसा ये पूछा भी जाता है, काव्य मीमांसा किसकी रचना है? तो राजशेखर। और भरत मुनि कौन थे फ्रेंड्स? तो इनका नाट्य शास्त्र बहुत ही प्रसिद्ध था। नाट्य शास्त्र इनकी रचना है, ये बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है। अगला है फ्रेंड्स, अपभ्रंश का भभूति किसे कहा जाता है? तो अपभ्रंश का भभूति पुष्पदंत को कहा जाता है। स्वयंभू को क्या कहा जाता है? तो इसे अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, स्वयंभू को। रहमान, इनका पूरा नाम था अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान। और इनकी कृति थी संदेश रासक, संदेश रासक, ये बहुत महत्वपूर्ण कृति है इनकी। चलिए आगे देखते हैं, जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही क्रम है। तो देख लेते हैं, जन्म काल चंद्रबरदाई का कब तक है? 1168 से 1192, जगनिक का 1173, खुसरो फिर उसके बाद आए, उसके बाद श्रीधर आए। तो इस तरह से देख लेते हैं, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। चंद्रबरदाई पहले आए, फिर जगनिक, खुसरो, उसके बाद श्रीधर। दोस्तों इस तरह से प्रश्न खूब पूछा जाता है, जन्म काल के दृष्टिकोण से कवियों का क्रम। तो नेट जेआरएफ के एग्जाम में विशेषकर ये खूब पूछा जाता है, नेट जेआरएफ। तो इस तरह से देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, आदिकालीन रासो साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं है? तो इस साहित्य में राष्ट्र प्रेम का सुंदर चित्रण मिलता है, तो ये गलत है दोस्तों, ये नहीं होगा। युद्धों का सजीव चित्रण इस साहित्य में अन्यतम विशेषता है, ये तो सही है। युद्ध का सजीव चित्रण किया गया है आदिकालीन रचनाओं में। इसमें शौर्य और विलासिता का स्वाभाविक जीवंत चित्रण हुआ है, ये सही है। श्रृंगार और वीर रस का एक साथ चित्रण इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है, ये भी सही फ्रेंड्स। तो इस तरह से ये हो जाएगा आंसर। चलिए आगे देखते हैं, 12 बरस ले कुकर जिए अरु 16 लो जिए सियार किसकी पंक्ति है? तो फ्रेंड्स ये जगनिक की पंक्ति, जगनिक की एक महत्वपूर्ण कृति है, परमाल रासो, परमाल रासो। तो दोस्तों ये रहा आदिकाल से संबंधित टॉप एमसीक्यू, जो बहुत महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। आज के वीडियो में तो हम लोग 50 क्वेश्चन देख लिए। अब आगे 51 से 100 तक के प्रश्नों को कल के वीडियो में देखेंगे। तब तक आप इन प्रश्नों की खूब प्रैक्टिस कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।